ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल के ख़ुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। सामईन और नाज़रीन, आज का हमारा ख़ुसूसी पॉडकास्ट यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से है। जी बिल्कुल, 5 अगस्त, वो दिन जो मकबूजा कश्मीर की तारीख़ में कश्मीरियों के इस्तेहसाल का एक स्याह बाब है। यूँ तो मकबूजा कश्मीर की तारीख़ भारतीय नाजायज़ कब्ज़े और कश्मीरियों पर जुल्म के दास्तान से भरी पड़ी है, लेकिन आज से 5 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़, गैर आइनी और यकतरफा इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने इंडिया ने वर्स क्लेम डाउन करके मकबूजा कश्मीर को ओपन जेल बना दिया था। और आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर वलीद रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में, अपने स्टूडियोज़ में। डॉक्टर वलीद रसूल जो कि एकेडमिशियंस हैं विद स्पेशलाइजेशन इन कश्मीर अफेयर्स। डॉक्टर वलीद रसूल जो कि 9 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से ज़्यादातर कश्मीर ही के मौजू पर हैं। डॉक्टर वलीद रसूल जिनके क्रेडिट पर 35 रिसर्च पेपर्स हैं और आपने कश्मीर के मौजू पर 135 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं। डॉक्टर वलीद रसूल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं, 35 ममालिक में भी कश्मीर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। डॉक्टर वलीद रसूल कश्मीर के इलाक़ाई, दाखिली और आलमी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर वलीद कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब लेकर चल रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि कश्मीर की आज़ादी जिन लोगों के दम से ज़िंदा है तो डॉक्टर वलीद रसूल इज़ सर्टेनली वन ऑफ दैम। सर, वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे आपको आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आप हमें आवाज़ देते हैं और ये आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है तो ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। सर, आज इस्तेहसाल, यौम इस्तेहसाल के हवाले से ख़ुसूसी हमारा पॉडकास्ट है, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि आपका बहुत काम है कश्मीर के मौजू पर, आपने वहाँ रहे हैं, आपने इलाक़ाई से रीजनल लेवल से लेकर नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक कश्मीर की नुमाइंदगी की है। सो आप से हम जानना चाहेंगे ख़ास तौर पर यौम इस्तेहसाल के हवाले से कि आज से 5 साल कबल वो क्या हालात और वाक़यात थे जब भारत ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी की, जब वो कौन से हालात और वाक़यात से इंडिया ऐसा करने का इंतहाई कदम भारत ने उठाया, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी की, जिसके बाद भारत के अपने ही अंदर से उनके नामवर वकील, जिसमें से सिपल सेगल इज़ वन ऑफ देम, उन्होंने आवाज़ उठाई। तो भारत के अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाने की वजह से उनके अपने ही अंदर दरार पड़ गई, उनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अपने ही वकील उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, जिसको हम भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे क्या हालात और वाक़यात थे कि इंतहाई कदम उठाया भारत ने? देखिए, कश्मीर के महाज पे, कश्मीर के हवाले से, कश्मीर खुद एक मल्टी डायमेंशनल इशू है जिसको रिज़ॉल्व करने के लिए कश्मीरी लोग जो है हर महाज पे लड़ते हैं। सबसे पहले अहम बात ये है कि कश्मीर एक लेजिटिमेट इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में एक मुसल्लमा हकीकत है और उसी करारदाद की वजह से आप कश्मीर को कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिसको रिज़ॉल्व होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर के हवाले से एक हकीकत सामने है कि इसके हल का जो तरीक़ा है वो मुतय्यन है, यानी हल आपने नहीं ढूंढना है। हल ये सिंपल है कि कश्मीरियों को 5 अगस्त 1949 के करारदादों के मुताबिक ये हक़ दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा, उसमें इंडिया भी शामिल है और हमारा मुतालबा बड़ा सा सादा है कि अगर आप हमारे ऊपर 9 लाख फ़ौजों को मुसल्लत करते हैं तो इनको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक हक़ हमें दें और कश्मीरी जो है वो तय करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें इंडिया को कोई परेशानी होनी चाहिए। अब इंडिया की परेशानी क्या है?
कि backdoor इंडिया रास्ता को, इख्तियार हाँ, करना इंडिया पड़ा, को ऐसे फिर के ऐसा वजह नहीं? करने के लिए बहुत सारे गैर कानूनी नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, जो हिंदू, वहाँ जो हिंदू मेजॉरिटी है, मैं इस फोरम पे कहना चाहूँगा कि उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैन कम्युनिटी है, जो ये समझती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो द पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पावर, वो गलत कर रही है कश्मीर में, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये 1947 से एक ट्रेजेक्ट्री आ रही है मुख्तलिफ डायमेंशंस में। मसलन उसमें लीगल डायमेंशन है, उसमें सियासी पहलू है, उसमें समाजी पहलू है, कि वो इन सारे महाजों को लेके चल रहा है इंडिया, ताकि वो कश्मीरियों को ज़ेर करें। और जब आप 5 अगस्त की बात कर रहे हैं तो उसकी भी, इसके पीछे भी एक कहानी है। मसलन जब मैंने इस पे एक किताब लिखी, उसका नाम है द वर्डिक्ट ओडेसी। द वर्डिक्ट ओडेसी वो बुक है जिसने उन हिंदुस्तान के वकीलों के ही आर्गूमेंट पे, उनके जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट दिया, उस पे हमने वो जो उनकी दलील थी उसको हमने कलेक्ट किया, उस डिस्कोर्स को हमने एनालाइज किया, और उस डिस्कोर्स से क्या निकला। मसलन अभी आपने एक अजीम वकील की बात की, कपिल सिब्बल, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चोटी का वकील है सुप्रीम कोर्ट का। उसने एक आर्गूमेंट दिया कि ये जो आपने 5 अगस्त किया, तो ये आर्गूमेंट ही फ्लॉप है कि ये ऑर्डिनरी था। ऑर्डिनरी कैसे था कि आपने जब ये इंडेक्ट किया हिंदुस्तान की आइन में, जिसको आपने आर्टिकल 7370 का नाम दिया, ये इसलिए आपने नाम दिया क्योंकि आप चाहते थे कि जो हक खुदराजियत या आज़ादी का नारा है, उसके नामो बदल में मैं आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दे दूं। और आप, वो इस वजह से था, आप कह रहे हैं आर्जी, वो इस वजह से नहीं था कि पहले इनको कुछ दिया जाए बाद में इसको हटाया जाए। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस ही सारा जिस बुनियाद पे कायम है कि आर्जी है, ये गलत है। नंबर 1। नंबर 2, उसी डिस्कोर्स एनालिसिस में जो बाकी वकीलों ने उस 370 को लड़ा, ये इंडिया के वकील है, इसमें कोई कश्मीरी शामिल नहीं है। कश्मीरी वकील भी उधर थे, पाकिस्तानी कोई शामिल नहीं है, अब्रॉड कोई शामिल नहीं है। उन्होंने कहा इसको हटाने के लिए आपको ज़रूरत थी कि उसमें 2 आर्टिकल्स है। एक तो 268 आर्टिकल, उन्होंने क्या किया कि 268 आर्टिकल्स को अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्यों की? क्योंकि दुनिया के हकीकत है कि दुनिया में जो इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, इलेक्टेड नुमाइंदा उसको कहा जाता है कि जो इलेक्शन लड़ता है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन करता है, कोई जीतता है कोई हारता है, और जो जीतता है वो इलेक्टेड नुमाइंदा है। तो दुनिया की डेमोक्रेटिक डेफिनेशन इसका एक ही डायमेंशन है। तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 268 में जो इलेक्टेड नुमाइंदा है, मतलब वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, जो इलेक्शन लेके, उन्होंने उसको रिमूव करके गवर्नर को बना दिया नुमाइंदा। अब जो ये गवर्नर है, गवर्नर दिल्ली का नुमाइंदा है। किसी भी स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना नुमाइंदा भेजती है, उसको गवर्नर कहता है, वो इलेक्टेड है ही नहीं। आपने 268 में अमेंडमेंट की और जो इलेक्टेड नुमाइंदा है उसको रिप्लेस करके गवर्नर बना दिया नुमाइंदा। अब देखें फ्रॉड भी किस लेवल का, ये वकील कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जाहिर है हम लोग कश्मीरी जो है, हम तो हक खुदराजियत चाहते हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो मुझे अक़वाम मुत्तहिदा हक देता है। ये 5 जनवरी 1949 की करारदाद मुझे हक देता है, ये इंटरनेशनल लॉ मुझे हक देता है, और ये कुछ दुनिया की कोई कानून नहीं कह सकता है कि मैं हक खुदराजियत की बात कर रहा हूँ, आज़ादी की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की ग़ुलामी से तो ये कोई जुर्म है। ये जुर्म हम ओपनली कर रहे हैं और जुर्म में हमारे भी जा रहे हैं। इंडिया का तो ये जुर्म हो सकता है, लेकिन दुनिया में ये हक है, ये राइट है। अब उन्होंने पीछे से अमेंड की 268 को और गवर्नर को नुमाइंदा बनाया और गवर्नर से दस्तखत कराया एज ए नुमाइंदा की, और आर्टिकल 370 को रिवा किया। ये मैंने आपको 2 मिसालें दी, वकीलों ने मुझे उठाई। और फिर क्या किया कि मतलब सदर रियासत, सदर हिंदुस्तान ने जो है वो 2
रेजोल्यूशंस मूव की, उन 2 रेजोल्यूशंस को विदिन आवर्स, विदिन डेज लोअर हाउस में ले गए, अपर हाउस में ले गए, और ये जो इकदाम था 5 अगस्त को, इसको कंसोलिडेट किया गया। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके अपने वही करना था। कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी में इतनी कंफ्यूजन्स जो है वो अब क्रिएट हो गई है। कंफ्यूजन नहीं थी, ये क्लियर था कि आप 370 को हटा नहीं सकते हैं। आपको 370 हटाने के लिए मंजूरी चाहिए इलेक्टेड असेंबली की। लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी यहीं पे फर्क वाज़ेह कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेशन करे जी, वो लेजिस्लेशन, चूंकि जब 370 आर्टिकल मेंटेन किया गया इंडिया के आर्टिकल में, किसके नाम बदल पे, हक की खुद इरादियत के नाम बदल पे, ये इंडिया ने खुद किया। हमारी मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उस वक्त भी कहते हैं कि इंडिया ने फ्रॉड किया, ये बाद में इसको रिवोक करें। और ये 70 साल के बाद यकीन हो गया कि शेख अब्दुल्ला के बच्चों ने खुद कहा कि ये उस वक्त ये है, उस वक्त से ही ये गलत होता है। असेंबली से इजाज़त ज़रूरी थी, असेंबली से इजाज़त ज़रूरी थी। दूसरा, असेंबली 268 को आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते यूनिलैटरली। तो ये जो लीगल फ्रॉड था ये बस्ट हो गया इंडियन कम्युनिटी में। और अगर हमारे लिसनर्स ये सोचेंगे कि क्या दुनिया में किसी जमहूरी कानून में ये हो सकता है कि आप गवर्नर को इलेक्टेड नुमाइंदा कह सकते हैं। अच्छा, आप इसके बाद भी हाथ देखें, पहले अपर हाउस में ले गए, फिर लोअर हाउस में, फिर अपर हाउस में, फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको ले गए। फिर अभी हालिया मतलब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है, फिर लोगों को कहा गया जनाब हमने असेंबली इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सिक्योरिटी इशू का। ज़रा लोगों से पूछें कि जनाब आप पार्लियामेंट इलेक्शन करवा रहे हैं 6 सीटों पे, तो आप 2 वोट दें। जिस तरह पाकिस्तान में होता आया है कि आपने असेंबली का भी वोट डालना है, पार्लियामेंट का भी वोट डालना है। तो आप किसी दुनिया के बेवकूफ़ को बता दें कि सिक्योरिटी इशू कहाँ से हो गया। अगर पार्लियामेंट का वोट डालने में सिक्योरिटी नहीं इशू हुआ तो असेंबली वोट डालने में सिक्योरिटी इशू क्या हुआ। तो फिर बीजेपी ने किया क्या, देखिए मज़े की कहानी है, मतलब इट कैन बी बस्टेड, ये मज़े का केस, इट इज एब्सर्ड फनी। अब वो कहते हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी इशू पहले क्यों नहीं था। चलो आपने आप पार्लियामेंट इलेक्शन कराया, आप पार्लियामेंट इलेक्शन करने से पहले एक मजाक किया अपने साथ, खुद अपनी जमहूरियत के साथ किया क्या कि ये जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसको दिया इख्तियारात असेंबली का, मसलन कि ट्रांसफ़र भी ये कर सकता है, सिक्योरिटी इशू के भी इसी के कंट्रोल में है। अब अगर वहाँ असेंबली इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आला के पास तो इख्तियार ही नहीं है, यानी उसको कोई तहसीलदार चेंज करने का इख्तियार नहीं है। तो वो इतनी बड़ी इलेक्शन लड़ेंगे क्यों। तो अब ये करेंगे क्या, मसलन जो आइंदा अब इलेक्शन आ रहे हैं पार्लियामेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तो भी इनको कहा कि वो इलेक्शन करें। देखिए, एक तो इलेक्शन इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट टू राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, इसको भी मैं आपको, तो इसमें करारदाद नंबर, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद नंबर 122 कहती है कि जब शेख अब्दुल्ला ने 1953 में इलेक्शन कराया था तो उन्होंने कहा था कि भाई जी लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और लोग अब मेजर, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि इलेक्शन जो है ये लोकल मामला है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। इसलिए वो कलेक्शन 100 बार कराएं, उससे मसले कश्मीर की कानूनी पोजीशन पे एज पर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, यही मैं सर आपसे जानना चाह रही थी कि ये यकतरफा, नाजायज़, गैर आइनी तो है, मगर इस मुज़ाहिका ख़ेज़ तब्दीली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें तो क्लियर है। 5 जनवरी 1949 की करारदाद ये कहती है कि कश्मीरियों को ये हक है कि वो फ़ैसला करें, ठीक है ना, इधर इंडिया और पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब वो हक तो नहीं दिया गया है आज तक, उसको आप मिस इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, इस पर आप भी, इसमें भी और एक मुज़हिका ख़ैज़ जो है वो आप एक बात से, इंडिया का आर्गूमेंट है कि जनाब पाकिस्तान भी अपने इलाके से आज़ाद कश्मीर से फ़ौज निकाले। अच्छा, अगर पाकिस्तान कहता है कि भाई ठीक है अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज आ जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक सॉवरन नेशन है, सॉवरन रियासत है, वो यहाँ के लोग हैं, वो अगर यहाँ से निकल है तो इसमें क्या गारंटी है कि वो आके बैठ जाएं, क्योंकि 15 कोर श्रीनगर में है, 14 कोर उधमपुर में है, 13 कोर कारगिल में है, तो इसकी कौन गारंटी देगा। दूसरी बात यह है कि जनाब
हम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हल नहीं करते हैं कि हमने जी बायलेटरल माहदा किया शिमला में। अब शिमला में ये लिखा हुआ है आर्टिकल, उसमें आप आर्टिकल 3 में जाएं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होगा, तो वो तो इंटैक्ट है। अच्छा, अब अगर यही मान लिया बायलेटरल हल करना है तो आपने किस तरह गया साइचन पे 1984 में, तो वहाँ बायलेटरलिज्म कहाँ आ गया? और आपने कैसे यूनिलैटरली 5 अगस्त में अबॉर्गेशन की? क्या यहाँ तो बायलेटरल था, यहाँ भी तो बायलेटरल करते, साइचन का भी तो बायलेटरल करते, ठीक है ना। तो जहाँ उसको रिक्वायरमेंट है इंडियन गवर्नमेंट को यूनिलैटरल एक्शन लेने के लिए, वहाँ वो लॉ, इंटरनेशनल लॉ को उसी तरह इंटरप्रेट करता है। जहाँ उसको अपनी रिक्वायरमेंट है वो लॉ की अमेंडमेंट भी करता है, और जहाँ उसको अपनी रिक्वायरमेंट है वो बैकडोर में लॉ को रेलिवेंट करता है। तो ये दुनिया का अजीब सा मुज़क्कर कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपने ही लॉज को पहले इंटरप्रेट करता है, फिर उसको मिस इंटरप्रेट करता है, और फिर अपनी रेलिवेंस के मुताबिक उसको डाल के जनाबली चेंज करता है। बट इट कांट बी चेंज्ड। सर इसलिए कहते हैं ना कि मोदी गवर्नमेंट खुद अपनी भारत की सबसे बड़ी दुश्मन जो उसकी मौजूदा हुकूमत है, इसीलिए कहा जाता है। और जो मोदी के जो हिंदुत्व माइंडसेट है, इनकी जो सो कॉल इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, जो कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक दुश्मन या माइनॉरिटीज़ को, खासतौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ग्लैडिएटर, एक दुश्मन बनाकर प्रेजेंट करते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शन, जस्ट टू सिक्योर द वोट्स एक्चुअली। तो अब इनकी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है इस हवाले से अगर हम देखें तो क्या अपने मोदी सरकार अपने इन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो गई है? इस 5 अगस्त के इक़दाम को करने के बाद से कौन से उनके ऐसे अहदाफ थे जो कि वो हासिल करने में कामयाब हो गए ऐसा करने के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो ट्रैजेक्टरी रही है पॉलिसीज़ की कश्मीर में, दोनों चीज़ों पे, टैक्टिकल लेवल पे और स्ट्रेटजिक लेवल पे। स्ट्रेटजिक लेवल में इंडिया का एक ही कोर ऑब्जेक्टिव है, वो है कि डिफेक्टो को डिजूरी करना, उसको कानूनी शक्ल देना। लेकिन you cannot do it because there is a UN resolution and UN resolution is augmented by international law. चूंकि UN resolution या international law इंडियन आइन के मातहत नहीं है, so they cannot change it. अब आप लेंगे 1947 में यही तो कश्मीरियों को कहा गया कि आप जी आ जाओ, को बाकियों को तो हम आपको हक खुद इरादे दे, तो नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू का श्रीनगर में बयान था, वही देखिए कितना खूबसूरत बात करता है जवाहरलाल। वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिज, लेट कश्मीरीज डिसाइड देयर फेट, लेट देम गो देयर ओन वे एंड आवर्स ओन। तो क्या ऐसा हुआ? कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है, कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट है। ना ही या सिर्फ फोर्स्ड मैरिज हुई है, बट ब्रूटैलिटी की एक नई हाइट सामने आ गई है। अब ये जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए वजह है कि अगर वो अहदाफ हासिल कर रही है तो कश्मीरियों के हर नुक्कड़ और गली में बैंकर्स क्या कर रहे हैं, फ़ौज क्या कर रही है। ये 9 लाख फ़ौज आपने जो 84 किलोमीटर वैडथ 111 किलोमीटर लेंथ की वैली में डिप्लॉय किया हुआ है, ये किससे लड़ रही है? वहाँ कश्मीरियों के पास कौन से हथियार हैं? हम कश्मीरी तो वैसे भी हथियार से दूर ही रहते हैं, तो कौन सा हथियार है इनके पास? तो इससे क्या आपको साबित होता है? सिंपल, अगर आप डिटेक्शन का मॉड्यूल ले लेंगे रिसर्च साइड, वो कहता है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे, जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे आप नतीजा अखज़ करते हैं। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है? अवेलेबल इंफॉर्मेशन है 9 लाख फौजियों की ज़रूरत क्या है वहाँ। ये 9 लाख फौजी ये जाहिर करते हैं कि जितना भी उन्होंने कश्मीरियों पे ना सिर्फ ये कि लीगल मिस इंटरप्रिटेशन, बैकडोर से लीगल कोर्सेज को जो है वो चैलेंज करना, बल्कि जो वो सारे जो है वो दाव पेच है, चाहे वो पॉलिटिकल दाव पेच है या मिलिट्री माइट है, वो इस्तेमाल करके हुए भी वो हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरियों को आप उनके दिल से आज़ादी का ख्वाब नहीं निकाल सकते। एक दूसरा ये है कि ये जो मिलिट्री है ये कंट्रोल करती है लैंड को, ये किसी के दिल पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है ना। दे आर कंट्रोलिंग द लैंड, दे आर रूलिंग द रोस्ट, दे हैव क्रिएटेड द हैवक बाय
by the induction of the NIA like draconian illegal laws, है ना? They fail to win the hearts and the people. But actually what matters is the people of Kashmir whose जिनके 2.5 लाख लोग 1947 जम्मू में शहीद हुए हैं, और वो जो फैमिलीज इस वक्त भी ब्लीडेड है, डिस्प्लेसड है, बहुत सारे जगहों पे हैं, और 90 से लेकर आज तक कश्मीरियों के 1.5 लाख लोग, तो 4 लाख लोग जिस कौम के मारे गए हैं भारतीय गोलियों ने जो बोन डाले हैं, तो हाउ दे एक्सपेक्ट दैट दे कैन वन अस? डेफिनेटली दे कैन ग्रैब कंट्रोल आवर लैंड। सर, अगर हम आज की मौजूदा करंट सूरत हाल पे बात करें तो 9-10 फौजी जैसे आपने कहा का डिप्लॉय होना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आज का कश्मीर, मकबूजा कश्मीर बिलखुसूस आप कहाँ पर खड़ा देखते हैं, कैसा देखते हैं? बिल्कुल, आप मकबूजा कश्मीर के आवाम को क्लियरली बातें समझ आ गई है इंडिया की, कि उसके कौल और फेल में जो वो कहता है, चाहे उनका लीडर हो, चाहे उनका चोटी का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस लेफ्टिस्ट पार्टी हो या राइटिस्ट बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ धोखा देती है कश्मीरियों को। ना सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी जिसको प्रो इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP एंड अदर्स, उनको भी ये पता चल गया है कि ये धोखाधड़ी के अलावा ये कोई चीज़ नहीं है। इंडिया हमें जो है बुली कर रहा है, और ये तो 5 अगस्त को वाज़ेह हो गया था। ये तो फारूकुल्लाह का बयान आप देखें, आप महबूबा जी का बयान देखें, आप बाकी लीडरों का देखें, हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ तो जो है वो हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारी आइडेंटिटी गई है, हमें तो कुछ मतलब हिंदुस्तान ने हमारे साथ तो कुछ चीज़ रखा ही नहीं है। क्योंकि ये इसने पहली दफ़ा नहीं किया, 1947 से लेकर 1950 तक शेख अब्दुल्ला को भी वज़ीर आज़म बनाया गया था, और 1953 के बाद 370 इंडक्ट जो ही करवाया, उससे हक़ खुदरादियत का जो स्लोगन था, नारा था, उसको थोड़ा सा कम करके 370 दिया गया, और 40 साल 50 साल के बाद 370 के। और इससे बड़ी दलील मेरे कश्मीरी कौम को क्या हो सकती है कि आपने, हम आज़ादी का मुतालबा हमारी कौम 1947 से कर रही थी, और 1947 में आपने शेख अब्दुल्ला को शीशे में उतार कर उसको 370 दिया, और 370 को फिर जो स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया के दरमियान जो कानून था, आहिस्ता आहिस्ता एक कानून, दूसरा कानून, चौथा कानून, 5वां कानून, और लास्ट में अल्टीमेटली वो जो ढांचा रहा था, ये ढांचा था 5 अगस्त को जो ये उड़ गया ना, इसके अंदर जो सुप्रीट था, जो कानून थे, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये जो लिस्ट्स थे, ये जो कानून के मुख्तलिफ शिकें थी, ये आहिस्ता आहिस्ता 47 से ये लागू करते आए हैं। और इसमें उससे पहले इससे भी बड़ी मतलब एटोनमी थी। मसलन वज़ीर आज़म था शेख अब्दुल्ला, तो कश्मीरी वज़ीर आज़म था, सदर रियासत करण सिंह था तो कश्मीरी जम्मू से था, और पहले वो उड़ा दिया गया है। वज़ीर आला को वज़ीर आज़म को वज़ीर आला बना दिया, और सदर रियासत को गवर्नर बना दिया, हटा दिया पहले ही। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट थी तो सुप्रीम कोर्ट के बदले हाई कोर्ट बन गई, ठीक है ना। फिर हमारा झंडा था तो झंडा रहने दिया, और 5 अगस्त को वो झंडा भी उतार दिया, ठीक है ना। अब आपने ये देखनी है कि जब आप कॉन्स्पायरेसी करते हैं किसी कौम को हैंडल करने के लिए, तो आप स्लो स्टडी 70 साल इंडिया ने लगाए, फिर सारी कानूनी पोजीशंस को इंटरनल, ये डोमेस्टिक कानून थे, इसमें ये उनके अपने कानून थे। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि कश्मीर में इंडिया का पोजीशन कितनी कमज़ोर है। उसको ये यकीन ही नहीं है कि ये सारी पोजीशंस ख़त्म करने के बावजूद भी हम कुछ हासिल कर गए, तो निकाले ना। अब उसने 5 अगस्त से भी हटाया, ये भी कहा निकाले ना फौज, वैसे भी बॉर्डर पे तो उसका कंट्रोल है, तो करे ना। अच्छा सर, डॉक्टर वलीद रसूल साहब, ये जो आप एक हिंदुत्वा जो माइंडसेट है, आपने हिंदुत्वा को रिप्लेस किया मुद्दत्वा से, सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी जो है डॉक्टर वलीद ने, जो कि जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया कि इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बहुत गहरी कश्मीर पे नज़र रखते हैं, तो इन्होंने जो तीसरा मोदी टेन्योर है, सो हिंदुत्वा से जो मुद्दत्वा की टर्मिनोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस करवाई, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, हिंदुत्वा एक एक्सट्रीम राइटिस्ट एक पार्टी थी, और उसका
एजेंडा नहीं था कि वो बाकी नेशंस, बाकी हमसायों के साथ भी, मसलन उसमें सार्क नेशंस है, नेपाल है, मालदीव्स है, भूटान है, बांग्लादेश है, कि वो उस एजेंडा को वहाँ तक भी ले जाएं। दूसरा ये है कि जो कन्वर्जन है मुस्लिम्स को हिंदू करना, ये एक एडवांस था। और तीसरा कि हैट्रिड पे असल जो इंटरप्रिटेशन मुद्दित्वा की क्या है, क्या आप नफ़रत करते हैं क्रिएट मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माइनॉरिटी में है, दलितों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, और मेजॉरिटी को कहते हैं कि आपका जो आपकी तरक्की में रुकावट है ये माइनॉरिटी है, अगर आप सिर्फ हिंदुत्व ही बनाएंगे तो आप तो सोने में तोला जाओगे। तो एक नफ़रत की, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ हैट्रिड, वो हैट्रिड को उबारा गया। और जब ये उबारा गया फिर उनको कहा गया कि जो मेजर, चूँकि हम हिंदू हैं और आप हिंदुओं को वोट करें, और उस नफ़रत को जारी रखा गया। जब वो नफ़रत जारी रखती, उसका जो वोटिंग बैंक पे है उसका असर आया और हिंदुओं को वोट मिला। और फिर इसने और लीथल इंग्रेडिएंट्स का इजाफा किया, लाइक कि स्टेट का, मसलन इलाहाबाद का, फैज़ाबाद का, बॉम्बे का नाम ही चेंज करना, यानी तारीख के साथ छेड़छाड़, ओपनली छेड़छाड़। अच्छा, आप देखें कि दुनिया में हमेशा, मसलन अमेरिका की बात ले लें, अमेरिका जो इस वक्त जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें सारे तो माइग्रेंट्स हैं, उन सब का अपना अपना रिलीजन है। कोई इंडिया से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से गया हुआ है, मेजॉरिटी जर्मन है, स्पेनिश है, अंग्रेज़ है, तो सारे माइग्रेंट्स हैं। तो क्या दुनिया में कैसे होता है कि आप तारीख ही बदल दें? तो वो तो रिलीजन्स का। अच्छा, अगर तारीफ आपने बदलनी होती तो फिर मुसलमानों का कंपेयर करें मुद्दित्वा से, मुसलमानों का रोल रहा है 900 साल, और जो इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे दुनिया को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इमारतें हैं जो मुसलमानों ने डेवलपमेंट की। उसमें लाल किला है, उसमें ताज महल है, उसमें कुतुब मीनार है, ये मुसलमानों ने वहाँ डेवलपमेंट की। और इवन मकबूजा कश्मीर में जो अट्रैक्शन है बैरूनी टूरिस्ट को है, वो बागात है जो शाही जहां ने बनाए, उसमें निशात है, शालीमार है, चश्मे शाही है, जो है वो ये बागात, ये बड़े खूबसूरत बागात जो इस वक्त भी मौजूद है, ये अट्रैक्शन है। इंडिया ने क्या किया? तो ये जो ट्रैजेक्टरी से बदला नहीं जा सकता, ये ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो हिस्ट्री को ही छेड़छाड़ करें। अच्छा, वो तहजीब के लेवल पे भी आप नीचे आ गए, चूँकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडिया जो लफ्ज़ है ये इंडस से निकला हुआ है, और उसके दोनों किनारों पे पाकिस्तान आबाद है। उनको ये क्राइसिस है, आप तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। कहते हैं जी अब हमारी गंगा जमुनाई तहजीब है, उसके तो कोई आसार नहीं मिलते हैं, कोई गंगा जमुनाई तहजीब थी। तो ये इस हद तक आप लैंग्वेज को चेंज करना, उर्दू को फना करना, मुसलमानों के दिलों से अरबी और फ़ारसी को निकालना, मुसलमानों के जगहों का नाम चेंज करना, ठीक है ना, ये तो इसने एक्सट्रीम माइंडसेट। अच्छा, करिकुलम में तब्दीली करना, मुस्लिम पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ करना, तो ये तो आपने हिटलर के ज़माने में भी नहीं देखा जिसने इतने यहूदियों को मारा। सेल्फ क्लेम सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया, एंड देन किस बेस पर आप सेल्फ क्लेम सेकुलर इंडिया कहते हैं? तो नहीं, ये तो मतलब बहरहाल ये चीज़ें जो है ये आप सामने आ भी गई हैं। मसलन इस इलेक्शन में एक इंटरेस्टिंग जो है वो सूरत हाल होगी, जो अयोध्या जिसमें उन्होंने राम मंदिर बनाया, उनके लोगों को आप समझ आ गया ये जो मज़हब के नाम पे हैट्रेड हो रहा है, उन्होंने तो ये वहाँ से तो बीजेपी हार गई। ये तो हार्ड था बीजेपी का, यानी आप अगर मेजरमेंट कर गए कि आप बीजेपी बढ़ रही है तो पिछले इलेक्शन से इसके 68 सीट्स कम है, तो इसका मतलब है हिंदुओं को भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुद्दित्वा। अंडरस्टैंड? मेजॉरिटी हिंदुओं को, मुसलमानों को तो आरएसएस माइंडसेट मेजॉरिटी हिंदुओं को भी नहीं एक्सेप्टेबल है। तो ये जो इसकी फ्रस्ट्रेशन है वो उसको पता चल गया कि आप एक चीज़ जो है वो एक फर्जी चीज़ आप जो है मुसलत कर रहे हैं, और वो भी हैट्रिड के नुमाइंदे पे। इंसानियत तो है ना, रिलीजन तो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत भी मौजूद है। और
लोगों ने कहा कि भाई ये तो जैसे ज़्यादा, आपने सर मेजोरिटी की बात की, तो मेजोरिटी हिंदू जो है वो सेक्युलर का टैग हटने से जो है वो खौफज़दा है या परेशान है कि हम दुनिया के सामने सेक्युलरिज्म और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, ठीक है। जब हम डेमोक्रेटिक स्टेट या सेक्युलर स्टेट ही नहीं कहलवाएंगे तो हम एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व माइंडसेट का शिकार हो जाएंगे, जो कि साउथ एशिया रीजन में तो वो एक हिंदुत्व माइंडसेट जो है काफ़ी ज़बान ज़द-आम है, लेकिन पूरी दुनिया में वो डेमोक्रेटिक या सेक्युलर स्टेट आने वाले वक्तों में जो है वो इंडिया नहीं रहेगा, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत बन के रह जाएगा। तो ये जो हिंदू माइंडसेट है, ये जो हिंदुत्व माइंडसेट है, इसमें वॉइसेस ऑफ डिसेंट को तो पहले ही बहुत दबाया जाता है। मीडिया पर बारहा हमने देखा कतरन लगाए गए हैं, जर्नलिस्ट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, सहाफ़ियों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादती होती रही है। तो इस डर के पीछे क्या वजह है? अगर इतना ही सेल्फ क्लेम्ड कश्मीर का हामी और नासिर है भारत, तो फिर इस डर के पीछे क्या वजूहात कार फरमा है? ये डर के वजह तो सीधी सी बात है कि आप कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं जो लोगों को ना पता चले, वेरी सिंपल। और चूंकि ये जो सहाफ़ी होते हैं इनके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये अपनी तहरीरों से वो चीज़ कभी सरफेस पे लाते हैं जो आप मिलिट्री बटालियन के बूटों तले रोन देते हैं। ये क्या ऐसा, इस पर मैंने एक किताब लिखी है जिस पे यूनाइटेड नेशंस की एक एसआर ने फिर एक स्टेटमेंट भी जारी की थी, इसका नाम था ज़ीरो कनेक्टिविटी। क्या आप क्या करते हैं? अच्छा, इन्होंने सहाफ़ियों को, आप देखें जुल्म की इंतहा क्या हो गई है कि जो हमारे कायदीन है, यासीन मलिक है, शबीर अहमद शाह साहब हैं, नईम अहमद ख़ान है, मसरत आलम भट्ट साहब हैं, नाहिद नसरीन साहिब, अल्लाह ताला इन सब को रहम करे, हमारी बहनें हैं, आसिया अंद्रावी, फामिदा सोफ़ी, इन सब को श्रीनगर जेलों से निकाल के तिहाड़ भेज दिया। अब आप अंदाज़ा करें, एक कश्मीरी को आप 2000 किलोमीटर दूर रख रहे हैं, तो क्या है, ताकि उसका रिलेटिव बहन, भाई, माँ उसे ना मिल सके। तो कितनी खौफज़दा है। तो आप उससे पूछे, साहब यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आप तो कनेक्टेड ही करने देते। आप औरतों से भी इतनी खौफज़दा है कि उनसे को किसी से मिलने नहीं दे रहे। तो आप कहते हो मैंने जनाब झंडा गाड़ने से मिलिट्री वाले, आप मिलिट्री बैरक्स टैंक पे सवार करते लोगों को जी झंडा गाड़ दे। झंडा तो दिल में होता है, नफरत तुम्हें उस हिंदुस्तान की झंडे से, तिरंगे से दिल में। अच्छा, आपको पता है मेरा सबसे पहले रिबेलियन कहाँ से स्टार्ट हुआ? कि मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, तो मुझे कहा गया कि आप हिंदुस्तानी तराना पढ़ो। मैंने इनकार किया, मैं कहा नॉट एट ऑल, एट माई डेड बॉडी। और मैं उस जो सुबह सुबह प्रेयर होती थी मेडिकल कॉलेज में, तो मैं वहाँ से निकला। और फिर मेरे साथ उन्होंने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन मैंने हिंदुस्तानी तराना, मैंने उस वक्त मैं छोटा था, तो मैंने कहा कि ये तो मुतनाज़ रियासत है, तो आप कैसे एक जो है वो एक स्कॉलर, एक डॉक्टर को, मेडिकल स्टूडेंट को आप फोर्सफुली तराना पढ़ाया जाता है? कभी फोर्सफुली भी किसी दिल में किसी वतन की, किसी मुल्क की, किसी झंडे की, किसी तराने की मोहब्बत को इंजेक्ट किया जा सकता है? दैट्स टेक्निकली ह्यूमनली नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस इंसानी हकूक़ की बुनियादी खिलाफ वर्जियों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों कुछ नहीं कर रही है? और अगर कुछ कर रही है तो काइंडली इस पर भी रोशनी डालिएगा। नहीं, एक देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में दो एक्टर्स को लेंगे, स्टेट एक्टर्स को, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्टेट्स को, लेकिन जो हमारी तवक्कात है या जिस लेवल पे वो सपोर्ट आना चाहिए था, उसकी एक वजह है कि हिंदुस्तान का जो दुनिया को बताना चाहता है उसको तोड़ने में, उस मिथ को तोड़ने में, रियलिटी को सामने लाने में वक्त लगेगा, नंबर एक। नंबर दो कि जब आपका इस वक्त भी जब हम दुनिया के स्कॉलर्स से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, वो हमारे आर्गुमेंट को जो है वो बिल्कुल संजीदा लेते हैं और ये भी मानते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन जब अगर आप कहेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी पब्लिक लेवल पे हमारे साथ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेट लेवल पे, वो उस लेवल पे नहीं आ रही है जो टोटल सपोर्ट जो कल्मिनेट करें कोई टेंटेटिव एंड टेंजिबल सपोर्ट पे। तो उसमें जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हिंदुस्तान की 1.5 अरब आबादी है और वो आबादी पोटेंशियल कस्टमर है
आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो हमारे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बावजूद भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहते हैं कि इंसानियत को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंसानियत के ऊपर तरजीह नहीं दी जा सकती है। और ऐसे लोगों पे हम कोशिश करते हैं कि हम पहुंच जाएं। दूसरा, जो हमारे लिसनर्स हैं वो कश्मीर की परसेप्शन और पर्सपेक्टिव में ज़रा उसको देखें। परसेप्शन ये है कि जो इंडिया ने बनाई है, क्योंकि इंडिया के पास वसाइल ज़्यादा है, वसाइल के अंबार है, वो एक परसेप्शन बनाते हैं। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव, कि वो इसका लीगल डायमेंशन देखें, कानूनी तौर क्या हमारी पोजीशन है मकबूजा कश्मीर की, वो इसका सियासी तौर देखें, वो हमारी जोग्राफिकल रिलेशंस देखें बिटवीन इंडिया। हमारा पाकिस्तान के साथ 732 किलोमीटर बॉर्डर रहता है, और इंडिया के साथ एक छोटा सा इलाका गुरदासपुर और बाकी हिमाचल प्रदेश का इलाका आता है। ये स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट, स्टेगनेंट, कंसिस्टेंट बॉन्ड है जो है ना, वो हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो ये चीज़ें जो है हमें डेफिनेटली, जब आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो तो अवेयरनेस हमने पॉलिसी मेकर को भी देना है, आप जैसे स्कॉलर को भी देना है, जर्नलिस्ट को भी देना है। लेकिन उसमें हमने इंडिया के परसेप्शन को पहले देखना है कि वो क्या परसेप्शन बनाता है, तो उसी के ऊपर परसेप्शन और इल्यूजन आई वुड से। हाँ, तो वो इल्यूजन जो उसने खड़ा किया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता रप्चर होता है, बट इट टेक्स टाइम। यस। अच्छा चलिए सर, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के किरदार पर रोशन डाली है। मैं बिलखुसूस पाकिस्तान के किरदार पर रोशन डालना चाहूँगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो कि हर मोड़ पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हर मुश्किल वक्त में, और चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो और कश्मीरी जो हैं वो इस गैर कानूनी और ज़बरदस्ती के इस कब्ज़े से जो है भारतीय मुसलत जो उन पर हुए हैं वैसे आज़ाद हों। तो पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के किरदार पर कहानी रोशन डाली है। अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो लिसनर्स को आपको बताना है, जो लीगल पार्टी है, लीगल पार्टी, इट इज़ ओनली लीगल पार्टी 2 ही है। हम लेजिटिमेट पार्टी ज़रूर है बट नॉट लीगल पार्टी। यानी जो हिंदुस्तान, जो हमारा मुकदमा है, हिंदुस्तान खुद लेके गया यूएन, तो इसकी 2 पार्टीज़ हैं, एक इंडिया है और पाकिस्तान है। लीगल पार्टी, ठीक है ना, लीगल, कानूनी, यानी जो मुकदमा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप इसकी हैसियत जो है वो मुसल्लिमा है, क्योंकि ही इज़ एन लेजिटिमेट एक्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यू कैन नॉट रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट विदाउट द कंक्रीट सपोर्ट एंड बैकिंग ऑफ द स्टेट एक्टर। एंड देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। हम कश्मीरी नॉन स्टेट एक्टर है, स्टेट एक्टर नहीं है। अगर आपने किसी इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर में जाना है तो you need a state actor to carry forward, to put your case in the right perspective. So the position of Pakistan is not only the legally requirement for the paramount, but it is more essential than anything else. अगर आप कश्मीर के 12-13 महाज हैं, जिस महाज पे हम मसला, उसमें हमारा रेजिस्टेंस लिटरेचर भी एक महाज है, उसमें रेजिस्टेंस पोइट्री भी एक महाज है, उसमें रेजिस्टेंस आर्ट एक महाज है, उसमें आपका महाज है जर्नलिज्म का महाज, जिसको आपने सवाल किया है कि उनकी ज़ुबान बंदी की गई है। लेकिन कभी कभी एक शायर, सिंगल पोइम, एक शायर कौमों की तकदीर बदल देती है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जुगा दो, खाक उमरा के दरो दीवार हिला दो, जहाँ आए बातिल नज़र मिटा दो। या जो है वो हबीब जाले की गज़ल हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत। ऐसे आप जब उसको सुनते हैं, आप उसको पढ़ते हैं तो ऐसे अंदर बाहर से एक झुरझुरी होती है। तो जो इस कश्मीर को सपोर्ट करने वाले हैं उनके फ्रंट्स का तयन भी है। मतलब मैं खुद एक एकेडमिक और रिसर्च फ्रंट पे काम कर रहा हूँ। मैं जो दुनिया में पॉलिसी ग्रुप्स है, जो दुनिया में पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी ड्राइवर्स हैं, उनको मैं कैसे टारगेट करूं। और आप खुद रिसर्च स्कॉलर हैं, आप समझते हैं स्कोपस इंडेक्स्ड पेपर चाहिए टू पुट माय नरेटिव
एट द राइट प्लेटफॉर्म। और मेरी जो कश्मीरी कौम है उनको पता होना चाहिए कि अगर मैंने पॉलिसी मेकर के पास जाना है तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने शायर कहना है तो ऐसा शायर कहो कि जो हिंदुस्तान की जो वो सारी चालाकी है हिंदुत्व और तो उसमें, अगर आपने एक फिल्म बनानी है तो हिंदुस्तान ने 13 फिल्में कश्मीरियों के खिलाफ बनाए, तो एक बेहतरीन फिल्म बनाए। खुद इंडियन व्यूअर्स भी जो हैं वो नहीं देखते हैं। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, इसको हम कहते हैं। वो इतनी इस मोनोटनियस प्रोपेगेंडा से खुद इंडियन व्यूअर्स भी अब तो तंग आ चुके हैं। लगे इंडियन व्यूअर्स भी जो है वो अब एक ही तरह की मोनोटनियस और एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में देख देख के अक्सर कहता हूं। और ये इतनी फनी बात है कि क्यों फिल्म मेकर्स अभी तक भी जो एक फिल्म 2 फिल्म मुस्तकिल बुनियादों पर, इंडियन व्यूअर भी इतना एजुकेटेड हो गया है कि उनको पता है इसमें सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा की और कुछ नहीं रखा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी मुझे टाइम कम होता है क्योंकि मेरा ज़्यादा लिखने पढ़ने में टाइम गुजरता है, कि अगर आपका भगत सिंह है या सुभाष चंद्र बोस है या मंगल पांडे हैं, बिग नेम्स, और दे वर डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटेन टेररिस्ट्स, ठीक है ना। अगेन तो क्या वो फ्रीडम फाइटर नहीं है आपके? तो मेरा यासिन मलिक क्यों नहीं है फ्रीडम फाइटर मेरा? व्हाई नॉट इज माय हीरो? सर वही ना, इसीलिए तो व्हाई नॉट आसिया जी इसीलिए नाहिद माय हीरो? टेररिज्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है ना, क्योंकि किसी का फ्रीडम फाइटर, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जब हम उनको ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इंडियन रबिश, इट इज नॉट लाइक दिस, दे आर योर हीरोज एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर आवर हीरोज, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब मैं जब समझता हूँ कि ये जो हमारी जदोजहद है ये वेरियस क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स, उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन हर उतार चढ़ाव में आप कहेंगे नेट रिजल्ट क्या रहा, डिविडेंड क्या रहा? वो ये रहा कि हर वक्त मेरी कम्युनिटी को, चाहे मकबूजा कश्मीर में है, चाहे डायस्पोरा में है, चाहे पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी कोने में है, हर दिन इंडिया अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है। हर दिन इंडिया का जो चेहरा है उसमें क्लियरिटी आ रही है। ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और ये इतना करता है कि ये लीगल पोजीशंस पहले बना देता है, फिर खुद ही उसको चेंज करके उसका नया रूप सामने आता है। तो ये तो एक बच्चे को भी चलता है, व्हाट नॉनसेंस, इट इज़ रबिश। सो ये नॉनसेंस कब तक जारी रहेगी और कश्मीर के जो मज़लूम कश्मीरी हैं वो इस नॉनसेंस का शिकार कब तक रहेंगे? हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि इस मुज़ाहिका ख़ेज़, नाजायज़, गैर आइनी, यकतरफ़ा जो इक़दाम है उससे कश्मीरियों को जल्द अज जल्द जो है वो रिहाई मिले और कश्मीर अपने हक़ ख़ुद इख्तियार इरादियत का जो इस्तेमाल है वो बहुत जल्द जो है भरपूर तरीके से कर सकें। इसके साथ ही आज का पॉडकास्ट इख्तिताम को पहुँचा। डॉक्टर वलीद रसूल साहब, बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपने कश्मीर के जोग्राफियाई, इलाकाई और आलमी अमूर पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं और बाखूबी आपने रोशनी डाली आज के खुसूसी ट्रांसमिशन के तवस्सुत से। हमारे सामीन को, हमारे नाज़रीन को आपने बताया, समझाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम मिनहसिल कौम एज अ स्टेट एक्टर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, और जब तक उनको ये हक़ खुद इरादियत का हक़ हासिल नहीं हो जाता उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हक़्क़ुल यकीन के साथ, इल्मुल यकीन के साथ और आइनुल यकीन के साथ जो तहरीक, जो आज़ादी के मतवाले होते हैं उनका, और ये तारीख भी इस पे गवाह है, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर। खून बोलेगा और लाउडली बोलेगा इंशाअल्लाह। मुझे अपनी मेज़बान डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम को आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।